नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह लखनऊ समझौते पर आधारित है, जिसे हम कांग्रेस लीग समझौता 1916 ईस्वी के नाम से जानते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे समझौते के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी। राष्ट्रवादियों ने यह अनुभव किया कि उनको दो दल, नरम दल और गरम दल, और पारस्परिक फूट से उनके स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्यों को बहुत गहरा आघात लगा है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी उभारने से और फूट डालो और शासन करो की नीति से भी उनके लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसलिए वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। प्रथम, कांग्रेस के नरम और गरम दलों, दोनों दलों का एनी बेसेंट के प्रयासों के माध्यम से ये जो दोनों दल थे वह एक हो गए और लड़ाकू राष्ट्रवादियों और गरम दल वालों को कांग्रेस में पुनः आदर सहित सम्मिलित कर लिया गया था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन सन 1907 के बाद प्रथम संयुक्त अधिवेशन था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संयुक्त राजनीतिक संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समझौता कर लिया। यह लखनऊ समझौता कहलाता है। इसके लिए भी कुछ परिस्थितियां जो थी वह उत्तरदायी थी। कांग्रेस जन ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक मांगों को स्वीकार करने के लिए उचित और कारगर दबाव डालना चाहते थे और इसके लिए वे लोगों को अपने साथ लेकर हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करना चाहते थे। नौजवान शिक्षित मुस्लिम भी निर्भीक राष्ट्रवादी राजनीति की ओर जा रहे थे। मुस्लिम लीग के युवा सदस्यों में भी बढ़ता हुआ राजनीतिक जुझारूपन अभिव्यक्त हो रहा था। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विशेष योगदान दिया था। मौलाना मोहम्मद अली के पत्र कामरे और अबुल कलाम आजाद के पत्र अल हिलाल ने मुसलमानों में संकीर्ण सांप्रदायिकता के स्थान पर राष्ट्रीय चेतना और भावना को जागृत कर दिया था। मुस्लिम लीग पर भी राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसमें अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु, मोहम्मद जिन्ना आदि थे। उन्होंने अलीगढ़ स्कूल की विचारधारा के संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर निकलने और कांग्रेस की नीतियों के समीप आने के प्रयास भी किए थे। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। दोनों को एक मंच में लाने और समझौता करने में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में समझौता हो गया और इसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। हम बात करेंगे लखनऊ समझौता की। लखनऊ समझौते के अनुसार मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वराज्य की मांग का समर्थन किया और कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित सांप्रदायिकता की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने लीग की मांगे अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों को अधिक स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाने, मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक व्यवस्थापिकाओं में प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक विशेष अधिकार आदि देने की मांगे स्वीकार कर ली। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। फलतः पंजाब में जनसंख्या का 50%, बंगाल में 40%, उत्तर प्रदेश में 30%, बिहार और उड़ीसा में 25%, बम्बई जिसमें सिंध प्रांत भी सम्मिलित था 33%, सेंट्रल प्रोविंस और आधुनिक मध्य प्रदेश में 15% और मध्य प्रदेश में 15% प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए निर्धारित कर दिया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव के लिए निर्धारित स्थानों में से 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे गए। सांप्रदायिक विशेष अधिकार से यह अभिप्राय है कि यदि
कोई प्रस्ताव या विधेयक किसी विशेष संप्रदाय पर प्रभाव डालता है तो वह उस समय स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यवस्थापिका सभा में उस संप्रदाय के सदस्य उसे स्वीकार नहीं कर लें। स्पष्ट शब्दों में, यदि व्यवस्थापिका सभा में मुस्लिम संप्रदाय के 3/4 सदस्य किसी प्रस्ताव का यह कहकर विरोध करे कि वह उनके संप्रदाय के हितों के विरुद्ध है, तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। जिन अन्य विषयों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सरलता से समझौता हुए, वह अगर हम देखें तो इस प्रकार से थे। लंदन में स्थित भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के आधे सदस्यों को लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब व्यवस्थापिका सभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाए। केंद्र तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के 80% सदस्य निर्वाचित हो। सैनिक और विदेशी विभागों को छोड़कर शेष समस्त विषयों पर काउंसिल को नियंत्रण प्राप्त होगा। लखनऊ समझौते के महत्व को अगर हम देखें तो कांग्रेस लीग का लखनऊ समझौता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सौदा था। ब्रिटिश नीति निर्माताओं ने बाद में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं, विधानसभाओं के निर्माण के लिए जिस प्रतिनिधित्व प्रणाली को कार्यान्वित किया, उसका आधार कांग्रेस लीग समझौता था। उस समय कांग्रेस मुसलमानों की एक प्रमुख राजनीतिक संस्था मुस्लिम लीग सहमति कुछ मांग पत्र प्राप्त कर सकी। यह कांग्रेस की एक तरह से सफलता मानी गई थी। उस समय तो वह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता में लाभदायक समझा गया था, पर बाद की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने यह समझौता करके एक बड़ी भूल की थी। इससे पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहन मिला था। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को सिर उठाने के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए गए थे। इस समझौते की खुशी में इन दूरदर्शी और दूरगामी परिणामों को कांग्रेस नेताओं ने या तो भली भांति समझा नहीं अथवा इसकी अवहेलना की थी। फलतः पृथक निर्वाचन और मुसलमानों के विशेष स्थल नवीन संवैधानिक सुधारों में सम्मिलित कर लिए गए। इस समझौते में कांग्रेस की एक भीषण भूल यह थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व मान लिया और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को केवल हिंदुओं का प्रतिनिधि बना लिया और अपने राष्ट्रीय संस्था होने के दावे को सदा के लिए क्षीण कर दिया। संवैधानिक रूप में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कहलाती रही, पर व्यवहारिक रूप में मुसलमानों की ओर अंग्रेज सरकार की दृष्टि में वह केवल हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर लेने से भारत में जनसाधारण की राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था। तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने उस समय तो मुसलमानों को अपनी ओर मिला लिया, पर उन्होंने कांग्रेस के मूल राष्ट्रीय सिद्धांतों को अगर हम देखें तो एक तरह से तिलांजलि दी थी। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 1916 का लखनऊ समझौता बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।